प्यारे दोस्तों, प्रस्तुत है एक गधे की आत्मकथा का अगला हिस्सा। अब तक आपने सुना कि किस प्रकार से एक बोलने और पढ़ने वाला गधा अपने मालिक से और अपने शहर की हालात से तंग आकर दिल्ली को चल दिया है। आइए उसके अगले हिस्से की ओर। उन दिनों दिल्ली चलो का नारा प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति की जुबान पर था और एक तरह से मैं भी इसी नारे से प्रभावित होकर दिल्ली जा रहा था, परंतु यह मालूम न था कि रास्ते में क्या विपत्ति आएगी। रास्ते में एक स्थान पर मैंने देखा एक मुसलमान बढ़ई शरई दाढ़ी रखे हुए एक छोटी सी गठरी बगल में दबाए एक छोटे से गांव से भागकर सड़क पर आ रहा था। मैंने सहानुभूति प्रकट करते हुए उसे अपनी पीठ पर सवार कर लिया और तेज तेज कदमों से चलने लगा ताकि उस गांव के फसादी उसका पीछा न कर सके। और हुआ भी यही। मैं बहुत आगे निकल गया और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो मेरे कारण एक निर्दोष की जान बच गई। इतने में क्या देखता हूँ कि बहुत से फसादी रास्ता रोके खड़े हैं। एक फसादी ने हमारी ओर देखकर कहा, देखो इस बदमाश मुसलमान को, न जाने किस बेचारे हिंदू का गधा चुराए लिए जा रहा है। मुसलमान बढ़ई ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा, मगर किसी ने एक न सुनी। उसे फसादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मुझे एक फसादी ने बांध लिया और अपने घर की ओर चला। जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में मुसलमानों के कुछ गांव पड़ते थे। यहाँ पर कुछ एक दूसरी ओर के फसादी आगे बढ़े। एक ने कहा, देखो यह बेचारा गधा किसी मुसलमान का मालूम होता है जिसे यह हिंदू फसादी घेरे लिए जा रहा है। उस बेचारे ने भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन किसी ने एक न सुनी और उसका सफाया हो गया। और मैं एक मौलवी साहब के हिस्से में आया जो मुझे उसी रस्सी से पकड़कर अपनी मस्जिद की ओर ले चले। रास्ते में मैंने मौलवी साहब के आगे बहुत अनुनय विनय की, हजरत मुझे छोड़ दीजिए, यह कैसे हो सकता, तुम माले गनीमत हो। हुजूर मैं माले गनीमत नहीं हूँ, गनीमत यह है कि मैं एक गधा हूँ, वरना अब तक मारा गया होता। अच्छा यह बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान, फिर हम फैसला करेंगे। हुजूर न मैं हिंदू हूँ न मुसलमान, मैं तो बस एक गधा हूँ और गधे का कोई मजहब नहीं होता। मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब दो। ठीक ही तो कह रहा हूँ, एक मुसलमान या हिंदू तो गधा हो सकता है, लेकिन एक गधा मुसलमान या हिंदू नहीं हो सकता। तो बहुत बदमाश मालूम होता है, हम घर जाकर तुझे ठीक करेंगे। मौलवी साहब ने मुझे मस्जिद के बाहर एक खूंटे से बांध दिया और स्वयं भीतर चले गए। मैंने मौका गनीमत जाना और रस्सी तोड़कर वहाँ से निकल भागा। ऐसा भागा कि मीलों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मैंने यह निश्चय कर लिया कि इस संकीर्ण हृदय व्यक्तियों के झगड़े में एक गधे का क्या संबंध है। अब मैं न किसी हिंदू की सहायता करूंगा न किसी मुसलमान की। अतएव मैं दिन भर किसी वृक्ष की घनी छाया में पड़ा रहता या किसी जंगल अथवा मैदान में घास चरता रहता और रात होने पर अपनी यात्रा शुरू कर देता। इस प्रकार चलते चलते बड़ी मुश्किल से कहीं 6-7 महीनों के बाद दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के भूगोल का वर्णन संक्षिप्त रूप से करता हूँ ताकि दिल्ली आने वाले यात्री मेरी जानकारी से पर्याप्त लाभ उठा सके और धोखा न खाए। दिल्ली के पूर्व में शरणार्थी, पश्चिम में शरणार्थी, दक्षिण में शरणार्थी, उत्तर में शरणार्थी बसते हैं। बीच में भारत की राजधानी है और इसमें स्थान स्थान पर सिनेमा के अतिरिक्त नपुंसकता के विभिन्न औषधियों और शक्तिवर्धक गोलियों के विज्ञापन लगे हुए हैं, जिससे यहाँ की सभ्यता तथा संस्कृति की महानता का अनुभव होता है। एक बार मैं चांदनी चौक से गुजर रहा था कि मैंने एक सुंदर युवती को देखा जो तांगे में बैठी पायदान पर पांव रखे अपनी सुंदरता के नशे में डूबी चली जा रही थी। पायदान पर विज्ञापन चिपका हुआ था, असली शक्तिवर्धक गोली इंद्रसेन जलेबी वाले से खरीदी है। मैं इस दृश्य के तीखे व्यंग्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और बीच चांदनी चौक में खड़ा होकर कहकहा लगाने लगा। लोग राह चलते चलते रुक गए और गधे को बीच सड़क में कहकहा लगाते देखकर हंसने लगे। वे बेचारे मेरी धृष्ट आवाज़ पर हंस रहे थे और मैं उनकी धृष्ट सभ्यता पर कह लगा रहा था। इतने में एक पुलिस के संतरी ने मुझे डंडा मारकर टाउन हॉल की ओर ढकेल दिया। इन लोगों को मालूम नहीं कि कभी कभी गधे भी इंसान पर हंस सकते हैं। दिल्ली में आने वालों को यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली में प्रवेश करने के बहुत से दरवाजे हैं। दिल्ली दरवाज़ा, अजमेरी दरवाज़ा, तुर्कमान दरवाज़ा इत्यादि, परंतु आप दिल्ली में इनमें से किसी दरवाजे के रास्ते भीतर नहीं आ सकते, क्योंकि इन दरवाज़ों के भीतर प्रायः गाय भैंसे बैल बैठे रहते हैं या फिर पुलिस वाले चारपाई बिछाए ऊँघते रहते हैं। हाँ, इन दरवाज़ों के दाएं बाएं बहुत सी सड़कें बनी हुई हैं जिन पर चलकर आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने दिल्ली में भी एक इंडिया गेट बनाया है, लेकिन इस गेट से भी गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। दरवाजे के इर्द गिर्द घूम फिर कर जाना पड़ता है।
संभव है दिल्ली के घरों में भी थोड़े दिनों में ऐसे दरवाजे लग जाएंगे, फिर लोग खिड़कियों में से कूदकर घरों में प्रवेश किया करेंगे। दिल्ली में नई दिल्ली है, नई दिल्ली में कनॉट प्लेस है। कनॉट प्लेस बड़ी सुंदर जगह है। शाम के समय मैंने देखा कि लोग लोहे के गधों पर सवार होकर इसकी गोल सड़कों पर घूम रहे हैं। यह लोहे का गधा हमसे तेज भाग सकता था, परंतु हमारी तरह आवाज नहीं निकाल सकता। यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को भेड़ की खाल के बालों के कपड़े पहने हुए देखा। स्त्रियां अपने मुंह पर नाखून रंगती है और अपने बालों को इस प्रकार ऊंचा करके बांधती है कि दूर से वे बिल्कुल गधे के कान मालूम होते हैं। अर्थात इन लोगों को गधे बनने का कितना शौक है, यह आज मालूम हुआ मुझे। कनॉट प्लेस से टहलता हुआ मैं इंडिया गेट चला गया। यहाँ चारों ओर बड़ी सुंदर घास बिछी थी और उसकी दूब तो अत्यंत स्वादिष्ट थी। मैं तो 2-3 दिन से भूखा तो था ही। बड़े मज़े से मुंह मार मार कर चलने लगा। इतने में एक जोर का डंडा मेरी पीठ पर पड़ा। मैंने घबरा कर देखा, एक पुलिस का सिपाही क्रोध भरे स्वर से कह रहा था, यह कमबख्त गधा कहाँ यहाँ घुस आया। मैंने पलटकर कहा, क्यों भाई, क्या गधों को नई दिल्ली में आने की मनाही है? मुझे बोलता देखकर वह सटपटा गया। शायद उसने आज तक किसी गधे को बोलते नहीं सुना था। फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसका आश्चर्य कुछ कम हुआ तो मुझे रस्सी से बांधकर थाने ले चला। थाने में ले जाकर उसने मुझे कांस्टेबल के सामने जा खड़ा किया। हेड कांस्टेबल ने बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, इसे यहाँ क्यों लाए हो राम सिंह? राम सिंह ने कहा, हुजूर यह गधा है। गधा तो है, यह तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? हुजूर यह इंडिया गेट पर घास चल रहा था। अरे घास चल रहा था तो क्या हुआ? तुम्हारी बुद्धि तो कहीं घास चलने नहीं चली गई? इसे यहाँ क्यों लाए? ले जाकर काजी हाउस में बंद कर देते। इस बेजवान जानवर को थाने में लाने की क्या जरूरत थी? राम सिंह ने रुकते रुकते मेरी ओर विजयी दृष्टि से देखकर कहा, हुजूर यह बेजवान नहीं है, यह बोलता है। अब की हेड कांस्टेबल बहुत हैरान हुआ, लेकिन पहले तो उसे विश्वास न आया। फिर बोला, राम सिंह तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक कहता है हेड कांस्टेबल साहब, मैंने धीरे से सिर हिलाकर कहा। हेड कांस्टेबल अपनी सीट से उछला, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वास्तव में उसका आश्चर्य अनुचित भी नहीं था, क्योंकि नई दिल्ली में ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो इंसान होकर गधों की तरह बातें करते हों, लेकिन एक गधा जो गधा होकर इंसानों किसी बात करे, हेड कांस्टेबल ने आज तक देखा सुना न था। इसलिए बेचारा चकरा गया। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। आखिर सोच सोच कर उसने रोजनामचा खोला और रपट दर्ज करने लगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम? गधा। बाप का नाम? गधा। दादा का नाम? गधा। यह क्या बकवास है? हेड कांस्टेबल ने क्रोधपूर्वक कहा। सबका एक ही नाम, यह कैसे हो सकता है? अब मुझे देखो, मेरा नाम ज्योति सिंह है, मेरे बाप का नाम प्यारेलाल, मेरे दादा का नाम जीवन दास था। हमारे यहाँ नाम बदलते रहते हैं, तुम जरूर झूठ बोलते हो। ज्योति सिंह ने मुझे संदेह की नज़रों से देखने लगा। मैंने कहा, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, सच कहता हूँ। हमारे यहाँ नाम नहीं बदलते, जो बाप का नाम होता है वही बेटे का, वही पोते का। इससे क्या लाभ है? ज्योति सिंह ने पूछा। इससे वंशावली मिलाने में सुविधा होती है। उदाहरण स्वरूप क्या आप मुझे अपने परदादा के परदादा का नाम बता सकते हैं? मैंने ज्योति सिंह से पूछा। नहीं, ज्योति सिंह ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, मगर मैं बता सकता हूँ। आपके यहाँ वह आदमी बड़ा खानदानी समझा जाता है जो आज से 400, 600, 800, 1600 साल पहले से अपने पुरखों का नाम बता सके। देखिए, मैं आपको आज से 1600 क्या 16 लाख साल पहले के अपने पुरखों का नाम बता सकता हूँ। श्री गधा, बोलिए, क्या हम गधे आपसे बेहतर खानदान के हुए या नहीं? ज्योति सिंह ने बड़े ध्यान से मेरी ओर देखा। उसका संदेह और बढ़ गया। उसने धीमे स्वर से राम सिंह के कान में कानाफूसी करते हुए कहा, मुझे यह शख्स बड़ा खतरनाक मालूम होता है। हो न हो यह कोई विदेशी जासूस है जो गधे के लिबास में एक नई दिल्ली में चक्कर लगा रहा है। राम सिंह ने कहा, हुजूर मैं तो समझता हूँ इसकी खाल उतरवा के देखना चाहिए। भीतर से खुफिया जासूस निकल जाएगा, फिर हम इसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। ज्योति सिंह ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन इसके लिए सब इंस्पेक्टर चानन राम की आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है। चलो इसको उनके सामने ले चले। मेरे कान में भी कुछ भनक पड़ गई, लेकिन मैं कान लपेटे चुप रहा और उन दोनों के साथ भीतर के कमरे में सब इंस्पेक्टर चानन राम के सामने चला।
चानन की मूछें बिच्छू की डंक की तरह खड़ी थी और उनका सुर्ख चेहरा हर समय तमतमाया रहता था। चानन को आज तक किसी ने हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा था, इसलिए लोग उसे एक योग्य पुलिस अफसर समझते थे। चानन ने उनकी पूरी बात सुनकर मेरी ओर घूर कर देखा और कहा, तो तुम पाकिस्तान के जासूस हो? मैं चुप रहा। चानन ने जोर से मेज में मुक्का मारकर कहा, समझ गया, तुम रूस के एजेंट हो। मैं फिर भी चुप रहा। चानन ने दांत पीसते हुए कहा, कमबख्त बदमाश कम्युनिस्ट, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, वरन जल्दी बता दो कि तुम कौन हो। यह कहकर चानन मुझे मुक्कों, लातों और ठोकरों से मारने लगा। मारते मारते जब वह बिल्कुल बेदम हो गया तो मैंने जोर से एक दर्द भरी आवाज़ की। आवाज़ करते ही वह रुक गया और पहले मेरी ओर आश्चर्य से देखकर और फिर अत्यंत क्रोध से ज्योति सिंह और राम सिंह की ओर देखकर बोला, अरे यह तो बिल्कुल गधा है। तुम कहते हो यह कोई विदेशी जासूस है? तुम मुझे मजाक करते हो? मैं अभी तुमको डिसमिस करता हूँ। राम सिंह और ज्योति सिंह दोनों भय से थर थर काँपने लगे। हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, अभी यह बाहर के कमरे में बोल रहा था, साफ साफ बोल रहा था, बिल्कुल इंसानों की तरह। तुमने सपना देखा होगा या काम करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जाओ, इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ और काजी हाउस में बंद कर दो। अगर 3-4 दिन में इसका मालिक ना आए तो नीलाम कर देना। मैं खुशी खुशी बाहर आया। मेरी चाल काम कर गई। अगर मैं बोलता तो वे लोग निश्चय ही मेरी खाल उधेड़ कर देखते कि भीतर कौन है। इसके बाद 3-4 दिन तो क्या, 1 हफ्ते तक कोई मालिक ना आया। फिर मुझे नीलाम कर दिया गया। अब कि मुझे रामू धोबी ने खरीद लिया, जो यमुना पार कृष्ण नगर में रहता था।